हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग फिर से औरंगजेब के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो से आगे बढ़ के हम लोग औरंगजेब के इसमें दक्षिण का उसका विजय अभियान और मारवाड़ मेवाड़ की राजनीति या उसके प्रति मारवाड़ और मेवाड़ के प्रति औरंगजेब की नीति, ठीक है, और जाट विद्रोह के साथ साथ औरंगजेब के अंतिम समय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग का अध्ययन का विषय क्या है? औरंगजेब। फिर से इसको हम लोग भाग 2 लिख सकते हैं। ठीक है, भाग 2। औरंगजेब की सबसे बड़ी दिली ख्वाहिश थी दक्षिण में अपने साम्राज्य का विस्तार करना। क्यों? अंग्रेज को आखिर दक्षिण से लगाव क्या हो गया? कहते हैं औरंगजेब राजकुमार जब मैंने अपने पिता के शासनकाल में अधिकतर समय दक्षिण में ही बिताया और दक्षिण का ही सूबेदार रहा, इसलिए उसको दक्षिण से ज़्यादा लगाव हो गया। कहते हैं वो जब दक्षिण में जाएगा तो फिर वापस नहीं लौटेगा। कहते हैं अपनी ज़िंदगी के 25 से 27 वर्ष वो दक्षिण अंतिम 25 एवं 27 वर्ष दक्षिण में ही गुजर जाएगा और फिर वो राजधानी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो दक्षिण में उस समय के जो महत्वपूर्ण केंद्र थे बीजापुर, गोलकुंडा, पिछले में हम लोग मराठा का पढ़ चुके हैं। तो ये 2 राज्यों पर अधिकार करके दक्षिण में साम्राज्य विस्तार करना औरंगजेब का मुख्य लक्ष्य था। तो सबसे पहले औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर के शासक का नाम क्या है? सिकंदर आदिल शाह को पराजित करके बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। साम्राज्य विस्तार क्रम जारी हो गया। ठीक है, बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम किया औरंगजेब ने। ठीक है, उसके आगे बढ़ करके उसके पड़ोसी राज गोलकुंडा 1687 ईस्वी में औरंगजेब ने गोलकुंडा के शासक अबुल हसन को पराजित करके गोलकुंडा को भी मुगल साम्राज्य में मिलाने का काम किया। कहते हैं गोलकुंडा का जो शासक था अबुल हसन काफ़ी अयोग्य और लोकप्रिय और विलासी प्रवृत्ति का शासक था, इसलिए उसके शासन कार्यों की पूरी जिम्मेदारी मदना और अकना नामक 2 ब्राह्मणों के हाथों में थी। मदना और अकन्ना नामक 2 ब्राह्मण के हाथों में थी। ठीक है, कहते हैं गोलकुंडा के अभियान के समय औरंगजेब खुद था और लगभग 6 से 7 मास तक घेरा गया गोलकुंडा के किला का। कहते हैं तो औरंगजेब ने पैसे का लालच देकर द्वार को खुलवा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि अकबर ने जिस प्रकार असीरगढ़ का किला सोने की कुंजियों से खोला था, उसी प्रकार औरंगजेब ने गोलकुंडा के किला को सोने की कुंजियों से खोला। देख रहे हैं ना, इसमें औरंगजेब ने अकबर की नीति का अनुसरण किया। इस प्रकार दक्षिण के 2 महत्वपूर्ण राज्य गोलकुंडा और बीजापुर को मिलाकर अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में काफी हद तक कर दिया। ठीक है, अब आते हैं राजपूत के प्रति औरंगजेब की नीति। उस समय 3 महत्वपूर्ण राजपूत राजवंश थे, एक मारवाड़, मेवाड़ और आमेर के राजा जयसिंह। आमेर का तो रिश्ता अकबर से ही शुरू होता है, जब वहाँ की जोधाबाई अकबर की पत्नी बनती है, तो वहाँ से जो रिश्ता रहता है अभी तक कायम ही रहेगा। तो आमेर के साथ तो कुछ औरंगजेब नहीं करेगा, लेकिन मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह होगा। जब तक जसवंत सिंह जीवित रहेगा वो औरंगजेब की सेवा करता रहेगा। लेकिन कहते हैं जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ के राज को मुगल राज में मिलाने का काम किया।
कहते हैं उसके नाबालिग पुत्र अजीत सिंह और उसकी जसवंत सिंह की विधवा और उसके सेनापति दुर्गादास, देख लेना, जसवंत सिंह के नाबालिग पुत्र अजीत सिंह, उसकी विधवा और उसके सेनापति दुर्गादास, जब तीनों मुगल दरबार में आए औरंगजेब के समक्ष अजीत सिंह को पेश करके यह कहा गया कि इसे मारवाड़ का शासक मान लिया जाए, तो कहते हैं औरंगजेब ने कहा कि अजीत सिंह अगर मुसलमान बन जाए तो उसे मारवाड़ का शासक मान लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यह उसके सेनापति दुर्गादास को मंजूर नहीं था। कहते हैं अजीत सिंह, उसके माता को और दुर्गादास को भी कैद कर दिया गया, लेकिन किसी प्रकार दुर्गादास उसके चुंगल से, औरंगजेब के चुंगल से निकल भागा। और कहते हैं इसने अपना संघर्ष जारी रखा और अंततः औरंगजेब की मृत्यु के बाद आखिरकार मारवाड़ को फिर से स्वतंत्र कर दिया और मारवाड़ का राजा अजीत सिंह को बना दिया गया। और बहादुर शाह प्रथम ने, जो औरंगजेब का पुत्र था, उसने इसको मान्यता भी दे दी। ठीक है, मेवाड़ का शासक था राजा जयसिंह। जयसिंह युद्ध में पराजित हो गया और कहते हैं जयसिंह युद्ध में पराजित हुआ तब जब मारवाड़ के सेनापति दुर्गादास भी जयसिंह के साथ था, लेकिन पराजित हो गया। कहते हैं शाहजादा अकबर, औरंगजेब का पुत्र शाहजादा अकबर को वहां का सूबेदार बनाया गया, किंतु जयसिंह ने फिर से शाहजादा अकबर को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया और फिर औरंगजेब ने अपने 3 पुत्रों को वहां पर घेरा लगाने के लिए भेजा। लेकिन कहते हैं शाहजादा अकबर दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देगा और 1681 ईस्वी में अपने खुद को सम्राट घोषित कर देगा, हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर देगा। कहते हैं औरंगजेब को बड़ी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा अभी, क्योंकि औरंगजेब और अकबर के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में सेना भी रहती है, प्लस में उसको मारवाड़ और मेवाड़ का सपोर्ट भी रहता है। कहते हैं किंतु इसी समय औरंगजेब ने एक कूटनीतिक चाल चली और कूटनीतिक चाल के तहत अकबर को अकेला कर दिया। किससे अकेला कर दिया? तो मारवाड़ और मेवाड़ से अकेला कर दिया। कहते हैं शाहजादा अकबर यहाँ से जाएगा संभाजी के पास, मराठा सरदार शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा के पास जाएगा और वहाँ से वो अपने ननिहाल फारस में जाके वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार अकबर का कहानी यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अंततः औरंगजेब ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए 1681 ईस्वी में जयसिंह के साथ संधि कर लिया। ठीक है, और उसे मेवाड़ का शासक मान लिया। कहते हैं औरंगजेब ने जब सर्वप्रथम जजिया कर लागू किया था तो यह मारवाड़ पर उसने सबसे पहले लगाया। कहाँ लगाया? सबसे पहले मारवाड़ पर लगाया। देख रहे हैं ना, यही मारवाड़ जहाँ का शासक जसवंत सिंह था, जिसने अपनी जिंदगी भर औरंगजेब की सेवा करी। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने क्या किया? अपने सेवा के बदले में उसके साथ विश्वासघात किया, उसके वंशजों के साथ विश्वासघात किया। यही औरंगजेब की नीति थी। यही कारण है कि जिस राजपूतों ने मुगल साम्राज्य को बनाने का काम किया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, तो औरंगजेब ने उसकी नीति, उन तीनों अपने पूर्वजों की नीतियों में परिवर्तन कर दिया और अपने ऐसे राजपूत दोस्त जो वर्षों से रिश्ते चले आ रहे थे, उसको भी हमेशा औरंगजेब शक की नजर से ही देखता था। यही उसकी शक की प्रवृत्ति होगा कि मुगल सम्राट औरंगजेब के मृत्यु के बाद ही विघटन के कगार पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण विद्रोह है जाट का विद्रोह। ठीक है, कहते हैं जाट विद्रोह की शुरुआत गोखला नामक एक सरदार ने की थी। गोखला नामक एक जाट सरदार ने जाट विद्रोह की शुरुआत की थी। ठीक है, गोखला की मृत्यु के बाद इस विद्रोह को
राजा राम ने आगे बढ़ाया। और यही नहीं, राजा राम ने अकबर के सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा था। कहते हैं यही नहीं, उसने अकबर के हड्डी को निकाल कर उसे आग के हवाले भी कर दिया था। किसी जैसे तैसे राजा राम के विद्रोह को दबाया गया। और आगे चल करके राजा राम का भतीजा होगा, कौन होगा? भतीजा चूड़ामन इस संघर्ष को जारी रखेगा और औरंगजेब के मृत्यु के बाद ही स्वतंत्र भरतपुर राजवंश की नींव डाल देगा। स्वतंत्र भरतपुर राजवंश की नींव डाल देगा। देखें ना, औरंगजेब की करनी का यहाँ पर फल हो रहा है। यानी कि एक तरफ जहाँ साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, वही दूसरी ओर साम्राज्य के पतन की कहानी भी लिख रहा है। ठीक है। औरंगजेब के समय औरंगजेब ने भले ही राजपूतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत सारे टैक्स लगाए, धार्मिक पाबंदियां लगाई, चाहे राजपूत शासकों से गलत बर्ताव किया, इसके बावजूद भी औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या टोटल की 33% थी। यानी कि अभी तक जितने भी मुगल बादशाह हुए उनमें सबसे अधिक अगर हिंदू मनसबदार थे तो किसके पास थे? औरंगजेब के पास थे। कहते हैं शाहजहाँ के पास लगभग 24% ही थे। और जो 33% संख्या है, ये टोटल संख्या उस समय 337 बनती थी। कितनी? 337 बनती थी। कहते हैं अधिकतर हिंदू सरदार और हिंदू सेनापति भी औरंगजेब के शासनकाल में थे, अधिकतर, और काफी योग होते थे। ठीक है। यही नहीं, औरंगजेब ने सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों को भी अच्छे पदों पर नियुक्त करने का काम किया था। देख रहे हैं ना। और मुगल बादशाहों के अतिरिक्त औरंगजेब ने सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों को अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त किया था। ठीक है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कहाँ करवाया? तो औरंगाबाद में करवाया। कौन औरंगाबाद? बिहार का औरंगाबाद नहीं, यह महाराष्ट्र का औरंगाबाद है। बिहार में भी औरंगाबाद है, जहां पर सूर्य मंदिर है। और वो ऐसा सूर्य मंदिर है जिसका दरवाजा पश्चिम की ओर खुलता है। कहाँ खुलता है? पश्चिम की ओर। यह सूर्य मंदिर आपको औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद के देव नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ स्थित है? देव नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है। अब आते हैं बीबी का मकबरा कब बनाया गया? तो औरंगाबाद में 1679 ईस्वी में बनाया गया। और यह बीबी का मकबरा अपनी प्रिय पत्नी रबिया दौरानी के याद में बनाया गया है, उसके कब्र पर बनाया गया है। इसे ताज की नकल कहा जाता है। क्या कहा जाए? यह हूबहू ताज का नकल किया गया है। ठीक है। जो कि घटिया पुन बन चुका है, घटिया पुन बन गया, जिसके कहते हैं फुअर ताज भी कहते हैं, घटिया ताज भी कहते हैं। ठीक है। आप लिख लीजिएगा, दूसरा ताज भी कहते हैं। दूसरा ताजमहल कहाँ है? इसको घटिया ताज भी कहते हैं, घटिया ताज। यही नहीं, और औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले के मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया था। हमने पहले ही बताया कि औरंगजेब साधारण जीवन जीना पसंद करता था। वह न ही अपने ऊपर खर्च करता था और न ही बेफिजूल की खर्ची पर विश्वास करता था। यही कारण है कि उसके समय में निर्माण कार्य काफी कम होगा। देखें, दो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, एक बीबी का मकबरा, दूसरा मोती मस्जिद। ठीक है। यही नहीं, वो अपने दरबार से संगीतकारों को निकलवा देगा, चित्रकारों को निकलवा देगा, क्योंकि उस पर जो खर्च हो रहे थे उस खर्च को बचाना चाहता था औरंगजेब। ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, देख रहे हैं, म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना की गई। सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किसके समय में की गई? तो औरंगजेब के समय में की गई। भले ही औरंगजेब संगीत का विरोधी था, तो भी सबसे अधिक
संगीत पर फारसी में जो पुस्तकें लिखी गई औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई। कहते हैं औरंगजेब खुद बीना बजाने में निपुण था। वो बीना भी बहुत बेहतरीन बजाता था। कहते हैं जिस प्रकार अकबर नगारा बजाने में निपुण था, अकबर क्या बजाता था? नगारा। उसी प्रकार औरंगजेब बीना बजाने में निपुण था। ठीक है। और औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 25 से 27 वर्ष दक्षिण में ही गुजार दिया। हमने पहले ही बात करी है कि औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम कितना 7 और 17 24 से 25 वर्ष वो दक्षिण में ही गुजार दिया। उसकी मृत्यु मार्च 1717 ईस्वी में हो गई। मार्च 1707 ईस्वी में हो गई। ठीक है, 1707 ईस्वी में कहाँ? अहमदनगर जिला में। ठीक है। उसके शव को दौलताबाद से 4 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में देख रहे हैं कहाँ? अहमदनगर में। ठीक है, या औरंगाबाद भी कह सकते हैं। उसके शव को दौलताबाद से, जो औरंगाबाद के पास ही है, दौलताबाद से 4 किलोमीटर दूर खुलदाबाद में उस समय के प्रसिद्ध फकीर थे बुरहानुद्दीन, इनका नाम था शेख जैन उल हक के कब्र के पास ही साधारण रूप से दफना दिया गया। देखेंगे यह एक ऐसा मुगल बादशाह होगा जिसकी साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक है, अपार संपत्ति का मालिक है, इतने विशाल साम्राज्य का मालिक है। उसके बावजूद भी औरंगजेब की सोच अपने कब्र के प्रति काफ़ी सिंपल था। वो कहता था कि जब भी हमें दफनाया जाए एक साधारण कब्र में दफनाया जाए। देख रहे हैं, भले ही इसकी नीति हिंदुओं के प्रति अलग थी, सिखों के प्रति अलग थी, जाटों के प्रति अलग थी, मराठाओं के प्रति अलग थी, लेकिन ये खुद पर भी तो खर्च नहीं करता था। अगर शाहजहां की तरह होता तो ये भी अपने सबको कहाँ दफनाना पसंद करता? तो बीबी का मकबरा में, और इसकी इच्छा को आराम से पूरा किया जा सकता था। लेकिन इसने अपने लिए क्या सोचा? साधारण रूप से कब्र सोचा। ठीक है। औरंगजेब के 4 पुत्र। कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र। पहला है मुहम्मद मुअज्जम, जो आगे चल करके बहादुर शाह प्रथम बनेगा। कौन क्या बनेगा? बहादुर शाह प्रथम, अगला मुगल बादशाह होगा। औरंगजेब के बाद जो अगला शासक बनेगा कौन बनेगा? मुहम्मद मुअज्जम। ठीक है। दूसरा पुत्र है शाह आलम, तीसरा पुत्र काम बख्श, और चौथा अकबर द्वितीय। वही अकबर द्वितीय जिसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करके खुद को मुगल सम्राट घोषित कर दिया था। किसके बहकावे में आके? तो दुर्गादास के बहकावे में आके। ठीक है। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या यानी कि प्रांतों की संख्या कितनी थी? 20 थी। जिस प्रांतों की व्यवस्थित करने की शुरुआत अकबर ने करी थी, और उसके शासनकाल में जब उसने व्यवस्थित किया था पूरे साम्राज्य को, तो 12 था, और जिसका शासनकाल के अंत तक 15 पहुंच गया। औरंगजेब ने उसे 20 तक पहुंचाने का काम किया। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के निजी चिकित्सक थे। देख रहे हैं ना, औरंगजेब के निजी चिकित्सक कौन थे? तो बर्नियर। यही बर्नियर जिसने अपने आंखों देखा हाल वर्णन किया है, जब दारासिकों को मार के उसके लाश को पूरे दिल्ली में घुमाया गया और दिल्ली की जनता को दुख प्रकट करते हुए देखा गया। तो इसका आंखों देखा हाल किसने बताया हमें? तो यही बर्नियर ने। औरंगजेब अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य यही चाहता था, मुख्य उद्देश्य यही था उसके जीवन का, कि वो भारत को मुस्लिम राज बनाए। क्या बनाए? मुस्लिम राज बनाए, यानी कि दारुल हर्ब। भारत को वो दारुल हर्ब मानता था, मतलब काफिरों का देश। क्या मानता था? काफिरों का देश। काफिरों के देश को यानी कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का देश में परिवर्तन करने
में अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब पूरे भारत को मुस्लिम राज में परिवर्तित करना चाहता था, यही उसका उद्देश्य भी था। यही कारण है कि उसने राजपूतों के साथ, सिखों के साथ, जाटों के साथ, मराठों के साथ भेदभावपूर्ण नीति का काम किया, नीति पर अमल किया। तो ये रहा आज के लिए औरंगजेब का संपूर्ण विवरण। ठीक है, एग्जाम में आपको जो भी सवाल बनेंगे इससे आपको सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, कहते हैं मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करेंगे और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।